हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नेहा और आशा करती हूँ कि आप पॉलिटी की सारी वीडियोस देख रहे होंगे और आपको सब अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अभी तक का आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि संविधान कैसे राज्यों का रजवाड़ों का विलय हुआ था हमारे देश में, और संविधान की भूमिका जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद संविधान में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, ये सब आप देख चुके होंगे। अब आगे चलते हैं संविधान के विशेष स्रोत के ऊपर। मतलब कि जैसे हमारा जो संविधान बना वो मतलब ऐसे तो था नहीं कि सब यहाँ बहुत जानकार थे, पहले से ही सब पता था, या कोई भी अगर हम कह लें यहाँ पर ही नहीं कहीं पर भी, हमारे देश में ही नहीं कहीं पर भी हम अगर जैसे हम भी कोई काम करते हैं तो हम पहले 4 लोगों का देख लेते हैं कि हाँ क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उससे उस इंसान पर, उस काम का, और कैसा रहा ये चीज़ें, कैसी उसमें अच्छाइयत आ रही है उस काम से, और या क्या उससे कमी आ रही है, क्या उसमें ख़राबी हो रही है। तो इसी वजह से हमारा संविधान निर्माण करने के लिए जो हमारे संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों ने विभिन्न देशों से कुछ कुछ खूबियाँ ली उनके संविधान से। और अब इसका अर्थ ये भी नहीं हुआ कि सब मतलब कहने वाले उस टाइम ये भी कहे कि हमारे देश का जब संविधान बना तो संविधान सभा के लोगों ने क्या किया, सब जगह से चुरा लिया, सब जगह के संविधानों से चुरा कर अपना संविधान बना लिया। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ज्यों का त्यों नहीं लिया गया था। उन्होंने अपना भी, सभा के लोगों ने अपना भी दिमाग लगाकर उसमें कुछ संशोधन करके तब हमारे में लिया था। और आप ही सोचिए ना, ऐसे अगर वो लोग अपने से ही बनाते तो फिर शायद वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे देशों में ऐसे पहले से बना हुआ था और उसका पालन भी वहाँ पर हो रहा था। तो उसका इफ़ेक्ट उस देश पर क्या पड़ रहा है उसके आधार पर, अगर जैसे अभी हम कोई शिक्षा नीति, अभी कोई भी जैसे रूल बना दें और लागू करना शुरू कर दें, अभी आज से 10 साल बाद तक हमको जाके वो चीज़ पता चलेगी कि वो रूल जो हम बनाए थे वो सही था कि नहीं सही था। लेकिन जो चीज़ पहले से ही प्रूव्ड हो चुकी है कि हाँ ये चीज़ सही है और ये हमें लाभ दे सकती है, तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है ना। अपने से बनाने से, अपना एकदम वो करने से अच्छा है कि थोड़ा हम किसी का देख के उससे सीख लें। हर चीज़ हम अपना न्यू करेंगे, न्यू तो अपने से किया भी, संविधान सभा के लोगों ने किया भी, लेकिन कुछ वहाँ से भी देख के ग्रहण कर लिया तो उसमें क्या खराबी है। अगर कोई चीज़ लेने से हमारा फ़ायदा हो रहा है, देश के लोगों की प्रगति हो रही है, तो उसमें क्या खराबी है, कुछ खराबी नहीं है। तो वही चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब विदेशों से क्या क्या लिया गया था हमारे संविधान में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ से क्या क्या लिया गया था। प्रस्तावना आपको मैं बता ही चुकी हूँ, वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और बाद में वो प्रस्तावना बना। तो वो प्रस्तावना ज्यों का त्यों नहीं ले लिया गया कि वहाँ पर जो प्रस्तावना थी संविधान में, वहाँ पर कैसी प्रस्तावना होगी, वहाँ पर वहाँ के लोगों के हिसाब की प्रस्तावना होगी कि वहाँ पर क्या आवश्यकता है, कैसे लोग हैं, कैसा कल्चर है, उसके आधार पर। और हमारा देश तो ऐसा है नहीं कि वहाँ जैसे हर चीज़ की जैसी हर चीज़ है वैसे यहाँ पर हो, ऐसा तो है नहीं। वहाँ का भौगोलिक और जातिगत और जो भी है चीज़ें वो अलग है, कल्चर पूरा अलग है। तो उस हिसाब से वहाँ की प्रस्तावना थी और हमारी प्रस्तावना तो हमें, मतलब सोचिए, अभी मैंने आपसे यही बताया ना कि प्रस्तावना देखिए ले ली गई, लेकिन प्रस्तावना वहाँ की ज्यों का त्यों नहीं ले ली गई, अपने देश के हिसाब से उस प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। बस एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये थॉट वहाँ से लिया गया, ठीक। तो प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मौलिक अधिकार वो मूल अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को
मूल रूप से दिए जाते हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे मूल अधिकार उसको दिए गए और ये यूएसए से लिया गया। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ हुआ कि अगर जैसे कोई भी न्यायालय है, उसने कोई भी निर्णय लिया, यदि उसने कोई भी निर्णय लिया और आगे चलकर उसकी या तो आलोचना होने लगी या फिर उसको खुद ही लगने लगा कि हो सकता है कि ये जो मैंने निर्णय लिया है ये गलत भी हो सकता है, तो वो दोबारा न्यायालय उसका अवलोकन कर सकता है। ठीक, मतलब दोबारा उसमें संशोधन अगर वो चाहे, मतलब कि उसको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो वो दोबारा अवलोकन करके उसमें कुछ फेरबदल कर सकता है। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता वहाँ से ली गई है कि हमारा संविधान सबसे ऊपर रहेगा, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई राजनीतिक दल, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं, सबसे ऊपर संविधान है। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है जो ऐसी पालिका जो हमें न्याय देती हो, उसको न्यायपालिका कहते हैं। जैसे कोर्ट वगैरह आप जाते होंगे, वहाँ पर न्याय किसी का अगर कोई अधिकार का हनन हुआ है तो वहाँ पर जाने पे उसको न्याय मिलता है। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता कि उस पर कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, कोई इस पर दबाव नहीं बना सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो। न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी स्वतंत्र न्याय भी हो पाएगा। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा होता है। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन किस प्रकार होगा राष्ट्रपति का, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और उस पर महाभियोग मतलब अगर वह संविधान का अतिक्रमण करता है 61(1) के तहत, अनुच्छेद 61(1) के तहत अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि संविधान का अतिक्रमण, अगर वो संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तभी महाभियोग चलता है। ठीक है, तो उस पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पर। फिर उपराष्ट्रपति का पद, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। मतलब जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में, टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, और इनके न्यायाधीशों को हटाने की विधि, इनके जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की विधि यहाँ से ली गई है। ठीक, और वित्तीय आपात भी वहीं से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। वित्तीय आपात जैसे कि अगर कोई राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई धन का संकट आ सकता है, तो वो वित्तीय आपात लगा देता है, जिसमें जो हमारा बजट होता है उसको न्यूनतम कर दिया जाता है, क्योंकि वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है धन की। तो धन से संबंधित ही है वित्तीय आपात, कि अगर पैसों की कमी हो जाती है राजकोष में तो वित्तीय आपात लगा दिया जाता है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ब्रिटेन से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली आप समझ सकते होंगे कि संसद में हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसदात्मक शासन प्रणाली की संसद पूरे देश पर शासन करती है, बाकी राज्य तो अपने स्तर पर शासन करते ही हैं, लेकिन संसद केंद्र में होती है जो उन राज्यों पर भी नियंत्रण करती है अगर वो कुछ गलत करते हैं तो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन में ऐसा है कि वहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो वहाँ से हमारा ये लिया गया है ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली।
फिर एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे संघीय देश जो होते हैं, संघीय देश का मतलब जो छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक देश बनता है। जैसे हमारा भारत देश भी एक संघीय देश है, ये छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बना है। छोटे छोटे जो 28 राज्य मिलकर एक पूरा भारत देश बने हैं। तो ऐसे देशों में क्या होता है कि उनको जो नागरिक होते हैं उनको दोहरी नागरिकता दी जाती है, एक तो उस राज्य की नागरिकता और एक पूरे देश की नागरिकता। लेकिन हमारे भारत को अखंड रखने के लिए, ताकि कहीं आगे चलकर इस आधार पर कहीं कोई राज्य या कोई क्षेत्र खंडित ना हो, इसके लिए एकल नागरिकता हमारे देश में अपनाई गई है। और ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, या फिर ब्रिटेन से हमारे संविधान में लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि आप शायद नहीं जानते होंगे, विधि का मतलब हुआ कानून। विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब विधि कैसे, कानून कैसे बनेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। जैसे आपको पता होगा आज अगर कोई भी कानून बनाना है तो पहले दोनों संसद के जो दोनों सदन हैं उनका बहुमत से वो पेश हो जाते हैं। उसके बाद ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, तब वो विधि यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो अगर कोई भी कानून बनता है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले वो विधि या कानून आता है, फिर उसमें एक सदन से बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन के बाद वह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर करता है वो विधि यानी कि कानून बनकर तैयार हो जाता है और लागू कर दिया जाता है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन मतलब कानून का शासन। हमारे देश में कानून सबसे बड़ा है, कानून का शासन चलता है। कोई अपने मन मर्जी से ऐसे नहीं शासन चला सकता, कानून के अनुसार ही शासन किया जाता है। ठीक है, तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। फिर संसदीय विशेषाधिकार, संसद को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई है। एक तो है संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके अतिरिक्त जो समवर्ती सूची होती है उसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर दोनों को मिलकर कानून बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो शक्तियाँ बच जाती हैं वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं, जिस पर केंद्र कानून बनाता है। केंद्र का मतलब क्या हुआ, संसद। ठीक, तो संसदीय विशेषाधिकार की संसद का क्या क्या विशेष है, ये विशेषाधिकार में ही तो आया जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसे लोकसभा में पूरा मंत्रिमंडल होता है जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद का क्या मतलब हुआ, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों जो सभाएं हैं ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है आयरलैंड से क्या क्या हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये कुछ ऐसे सिद्धांत है जो ये भाग 4 में दिए गए, और ये ऐसे सिद्धांत है जिनको कोई भी व्यक्ति करने या ना करने के लिए इसको व्यवहार में लाने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इसे करने के लिए व्यक्ति बाध्य हो, क्योंकि इसी से हम एक विकसित देश की कल्पना कर सकते हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। आगे चल के आपको इसके बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगी कि इसमें है क्या। ठीक, फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, मतलब कि आपको मैंने बताया था ना कि उनका जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है
वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। तो ये जो निर्वाचक मंडल है उनका, उसकी व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। टोटल राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और इसमें साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति अपने अनुसार करता है, जो आयरलैंड के संविधान से या आयरलैंड से लिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा। अब कंफ्यूज यहाँ मत होइएगा, बिल्कुल भी आज ही याद कर लीजिए, आज ही अपने ध्यान में बैठा लीजिए कि प्रस्तावना वहाँ से ली गई है। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, प्रस्तावना यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा, उसकी भाषा किस प्रकार की होगी? संगठित रूप की, जो हमारे संविधान में, वो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। समवर्ती सूची का प्रावधान, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि मतलब जैसे केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होंगे, मधुर बनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो और शक्तियों के विभाजन के केंद्र के पास क्या चीज़ रहेगी, किस प्रकार की शक्तियाँ रहेगी, राज्य के पास किस प्रकार की शक्तियाँ रहेगी, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, मतलब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये राष्ट्रपति द्वारा आहूत होती है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत। और 2 मामले ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। वो 2 मामले हैं, एक तो धन विधेयक जिसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, और दूसरी है संविधान संशोधन से संबंधित, उसमें संयुक्त बैठक राष्ट्रपति नहीं बुला सकता। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम, इस सब की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। फिर जर्मनी से क्या लिया गया है हमारे संविधान में? जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान, मतलब आपातकाल, जब भी कोई संकट हमारे देश पे आ जाता है, चाहे वो बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक ही कलह हो, ऐसे आधार पर, मतलब आंतरिक रूप से ही अगर दंगे फसाद ये सब हो रहे हो, तो क्या होगा? आपातकाल लगाया जा सकता है। वहाँ की शासन व्यवस्था अगर निष्फल हो गई है तो आपातकाल लगाने का प्रावधान है। और ये आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, मतलब जब आपातकाल लगता है तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है, ये दोनों निलंबित नहीं होते, बाकी सब मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। मूल अधिकार मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वो न्यूनतम अधिकार जो एक व्यक्ति को जीवित व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। और इसमें से जो 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते वो अनुच्छेद 20 है, जिसके अंतर्गत वो अगर कोई इसको गिरफ्तार करता है तो उसको गिरफ्तारी के कारण के बारे में बताया जाएगा, उसको अपने पसंद के मजिस्ट्रेट से मिलने दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये सब है। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21
जीवन के अधिकार है। मतलब चाहे कितना भी भयंकर आपातकाल क्यों ना लगा दिया जाए, जीवन के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बाकी अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सबको आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि इससे शायद खतरा उत्पन्न हो सकता है, इस वजह से निलंबित होता है। और आप ये मत सोचिए कि ये निलंबित होते ही होते हैं। कभी कभी जैसे ये होता है कि राष्ट्रपति जिन चीज़ों को चाहे उन चीज़ों को वो निलंबित करता है, ठीक है। बस लेकिन ये है कि अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं सारे, बस 20 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 को राष्ट्रपति अगर चाहे तो भी निलंबित नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी सब तो वो निलंबित कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो, अगर वो ना चाहे तो बाकी भी निलंबित नहीं करेगा। जो आवश्यक वो समझेगा वही निलंबित करेगा, ठीक है। तो ये जर्मनी से लिया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ बहुत टाइम तक समझ में नहीं आई थी कि 20 और 21 में मैं तो यही सोचती रह गई कि 20 और 21 ही बस निलंबित नहीं होते, बाकी सब जब भी आपातकाल लगता है तब निलंबित हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आपको भी ये गलत इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं आपको सही बता रही हूँ। सही बात जो मैं आपको बता रही हूँ आपको आगे फ़ायदा भी करेगी। तो यही है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो बाकी सब निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 और 21 नहीं कर सकता। और वो नहीं चाहे तो बाकी भी ना करे, कुछ जो ज़रूरी समझे वही करे निलंबित। तो इसका अर्थ ये हुआ। ये जर्मनी से लिया गया है। फिर कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, कि संघ की क्या विशेषताएं होती है, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अब अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। कि मतलब जो अतिरिक्त चीज़ें हैं, जो शक्तियाँ बच गई हैं, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। केंद्र मतलब संसद, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होगी, ये टॉपिक कनाडा से लिया गया है। फिर संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है। मतलब संघ और राज्य के बीच क्या होगा? शक्ति का विभाजन, ठीक है। शक्ति का विभाजन। अभी देखिए, आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी लगेगी कि ये तो सेम है, यहाँ से भी लिया गया है, यहाँ से भी लिया गया है क्या, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ से कुछ और चीज़ें ली गई हैं, यहाँ से कुछ और चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, शक्ति विभाजन कि क्या क्या उनके पास क्या शक्तियाँ होगी, संघ के पास और राज्य के पास क्या शक्तियाँ होगी, ये कनाडा से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, कि वो परामर्श दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय और न्याय का निर्णय कर सकता है, ठीक है। ये कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। मतलब आर्टिकल 368 में और भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है हमारे देश में। तो ये दक्षिण अफ्रीका की देन है कि हमारे संविधान में अगर आगे चलकर कोई आवश्यकता पड़े कि अगर कि लगे कि ये यहाँ पर चीज़ कम है या ये यहाँ ज़्यादा है, इसको हटा देना चाहिए, इसको जोड़ लेना चाहिए, तो ये चीज़ दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन, ये प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं कि नागरिकों के पास क्या अधिकार है मूल रूप से, वैसे ही कुछ मूल कर्तव्य भी हैं जो रूस से लिया गया है, ठीक है। और ये हमारे संविधान के मूल में नहीं था, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम मूल कर्तव्य नाम का कोई भी शब्द उसमें नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1946
76 द्वारा जोड़ा गया है। भाग अनुच्छेद 51 क में। ठीक। और जापान से क्या लिया गया? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून के द्वारा कौन सी प्रक्रिया स्थापित की गई है, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वो ऊपर मैंने आपको देखिए बताया था विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण मतलब कानून का निर्माण किस प्रकार होगा वो प्रक्रिया, ठीक है, वो ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून द्वारा कौन सी, वो विधि निर्माण तो हो गया, वो पहले आया, ठीक है, और वो कि कैसे कानून बनेगा, ठीक है। और ये इसमें क्या है, जापान वाले में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब जो कानून बन गया उसके द्वारा प्रक्रिया क्या स्थापित की गई कि कैसे वो कानून तो बन गया, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी कोई भी जैसे कानून आया, जैसे जम्मू कश्मीर वाला भी ही आया 370 हटाने वाला, या वो तो संशोधन हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे 3 तलाक बिल आया, ठीक है, तो ये क्या था, विधि, अब ब्रिटेन से क्या लिया गया था, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया हो चुकी है, अब वो दोबारा नहीं होगी, वो विधि बन चुकी है, कानून निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की कोई भी अगर चीज़ होगी तो किस प्रकार से होगी कानून में, ये जापान से लिया गया है, ठीक है। जैसे 3 तलाक बिल आया, तो 3 तलाक बिल कैसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कैसे बना, मतलब किस प्रक्रिया द्वारा बना, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित मतलब उसमें जो कानून बनाया वो किस प्रक्रिया से जाके वो अंतिम रूप अपना लिया, ये जापान से लिया गया। और वो क्या था, ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया, वो तो पहले ही हो चुका है कि ऐसे ऐसे होगा कि लोकसभा में पहले आएगा, फिर मतलब या तो लोकसभा दोनों सदनों में से किसी एक में आएगा और आखिरी में राष्ट्रपति साइन करेगा, विधि बन जाएगी, वो हो चुका है, वो बार बार नहीं बदला जाएगा। लेकिन ये जो जापान द्वारा लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हर कानून के लिए अलग होगा ना। किसी चीज़ में सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है केवल, किसी में विशिष्ट बहुमत की ज़रूरत होती है 2/3 बहुमत की, तो ये हर कानून के लिए अलग अलग होगा। फिर फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया है फ्रांस से, यानी कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र है, ठीक है, अपने ऊपर आश्रित है, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, गण का तंत्र है, मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर पूरा तंत्र बने हैं ना, इसलिए इसको गणतंत्रात्मक। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, संशोधन किया जा सकता है, एक बार किया भी गया है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता, बंधुत्व, ठीक, और समता और बंधुता के आदर्श ये भी फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। समता मैंने आपको बताया था, समता का अर्थ इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा समता का अर्थ क्या होता है। समता और बंधुता के आदर्श ये भी फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। देखिए नोट में, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये हर जगह से लिया गया नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ से ले लिया गया है, वहाँ से ले लिया गया है, एकदम सब जगह से मांग के हमारा संविधान बना है, पर ऐसा नहीं है। आज अभी मैं आपको वही क्लियर करने वाली हूँ। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी यानी कि 1935 ईस्वी के अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम के 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः यानी कि वैसे के वैसे ही ले लिए गए हैं, या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो आपको समझ आया होगा आपकी हमारे यहाँ 250 समझ लीजिए, आधे से भी बहुत ज़्यादा हम अपने से बनाए हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो हमें दूसरे देशों से लिए हैं, ठीक है। तो ये मांगा हुआ केवल नहीं है।
फिर है लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है कि लिखित संविधान होना चाहिए, तभी तो हम भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संविधान में भारत राज्यों का संघ है। संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ तो है ही है, छोटे छोटे राज्य 28 राज्य मिलकर एक संघ बना है, ठीक है। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर नहीं भी समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको समझ नहीं आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।